चलो देखो बेटा, हम लोग टॉपिक कर रहे थे रेशियो एनालिसिस, और इसमें आपने लिखा था ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट और कैपिटल एम्प्लॉयड, चार चीजें निकालना सीखा था। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट और कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब आज आगे बढ़ेंगे। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी भी लिखा था आपने, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट नंबर 7। सब लोग लिखिए कंसेप्ट नंबर 7। इसका नाम है बेटा वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल एंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल एंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल एंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल लिखिए इसमें। फर्स्ट पॉइंट, ऑल करेंट एसेट टुगेदर are known as current asset. All current asset together are known as gross working capital. Gross working capital आगे लिखेंगे current asset minus current liability इसको बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। सारे करंट एसेट को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट करंट लायबिलिटी को बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। हो गया? अच्छा, अब चलो जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बताइए जरा, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, उसी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल बेटा दो टाइप की हुई। पहली, अगर हम लोग बोलें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो ग्रॉस वर्किंग का मतलब हुआ जितने करंट एसेट हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और अगर करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल। जैसे किसी कंपनी की बैलेंस शीट होती है, तो ये बताओ, जैसे मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसे लिए लैंड एंड बिल्डिंग बना दी, प्रेफरेंस शेयर से पैसे लिए प्लांट एंड मशीन बना दिया, डिबेंचर इशू करके फर्नीचर एंड फिक्सचर बना दिया। तो अब देखो, कंपनी का सेटअप तैयार है, लेकिन अगर काम करना है कंपनी में तो रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, छोटी मोटी जरूरतों के लिए कुछ कैश चाहिए। हमारा कॉम्पिटिटर क्रेडिट पे माल बेचता है, तो क्रेडिट पे हमें भी बेचना होगा, तो बनाना लगाना तो अपनी जेब से ही पड़ेगा, तो इनके लिए पैसा चाहिए ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एसेट। तो सारे करंट एसेट को क्या बोलते हो? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या बोलोगे? ठीक है। और अब जैसे मान लो हमें एक दुकानदार मिल गया, वो कहता है हमारे यहाँ से उधार पे ले जाओ, जब माल बिकेगा तो पैसे देना। तो मटेरियल हम इसके यहाँ से खरीद के लेके आ जाते हैं, तो मटेरियल का बर्डन इसने बियर कर लिया। मैं कह रहा हूं बेटा, किसी कंपनी का सेटअप बन के तैयार है, किसी कंपनी ने, देखो एफएम में एक रूल है, लॉन्ग टर्म फंड से फिक्स्ड एसेट बनाए जाते हैं, शॉर्ट टर्म फंड से करंट एसेट।
कोई कंपनी बनानी थी, इक्विटी शेयर इशू करके, लैंड एंड बिल्डिंग, इससे प्लांट एंड मशीन, इससे डिवेंचर, डिवेंचर से फर्नीचर एंड फिक्चर लगा दिए। तो बताओ पूरी कंपनी का सेटअप बन के तैयार है, लेकिन कंपनी चलाने के लिए मटेरियल चाहिए होगा कि नहीं, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, कुछ कैश चाहिए होगा छोटी मोटी जरूरतों के लिए। फिर बेटा हम क्रेडिट पे अगर माल बेचेंगे, क्रेडिट पे, जैसे बेटा ये कैलकुलेटर मैं आपको क्रेडिट पे बेच दूं तो मैं तो खरीद के लाया हूं ना, मेरी जेब से तो पैसे लगे हैं, तो जो मैंने सेल करी उसका भी तो पैसा आया ना मुझ पे, समझा। और यहाँ तो आदमी मैन्युफैक्चरर है तो बनाएगा तो खुद ही ना, तो इसके लिए पैसे चाहिए। अब जैसे मान लो 1 लाख इसके लिए चाहिए, मान लो 2 लाख इसके लिए चाहिए, 4 लाख डेटर के लिए चाहिए। तो अब अगर कहा जाए इनकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो हम लोग कहेंगे 7 लाख। अब अगर मान लो कोई एक हमें पर्सन मिल जाए जो कहे कि मटेरियल हमसे, हमारे यहाँ से क्रेडिट पे ले लिया करो, जब सामान मिलेगा, जब पैसे मिलेंगे तुम्हें तो हमें पेमेंट कर देना। तो अब बताओ हमें एक क्रेडिटर मिल गया, भाई ये मटेरियल मैं इसके यहाँ से लेके आ जाऊंगा, तो मेरे मटेरियल का बर्डन इसने बियर कर लिया। अब मेरी पॉकेट पे केवल इतना बर्डन आया ना, 6 लाख का, इसको बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। क्या बोलोगे, कैसे आया ये, जब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया तभी आया ना नेट वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट हम लोगों के पास 7 लाख का था, ये 1 लाख का था, तो ये 6 लाख आया, और 4 + 2 भी कितना होता है, 6 लाख। तो हमने यहाँ पे लिखा ऑल करंट एसेट टुगेदर आर नोन एज, ऑल करंट एसेट टुगेदर आर नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। आगे बढ़े, लिखो अगला, लिखिए कंसेप्ट नंबर 8 होगा बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन relationship between operating cost and operating expenses. Difference between, relationship between operating cost and operating expenses. इसमें लिखिए operating cost equals to operating expenses प्लस COGS। कल पढ़ा था COGS के बारे में, क्या पढ़ा था बताओ। COGS के 2 फॉर्मूले पढ़े थे, पहला ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, एक और पढ़ा था सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अच्छा इसी के नीचे लिखिए सेल में से माइनस कर दें अगर हम लोग COGS, तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और इसमें से अगर माइनस कर दें हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आ जाता है EBIT। और कई बार ये पढ़ा है हम लोगों ने, EBIT को ही बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। EBIT को ही बोलते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल में से COGS माइनस किया, तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया तो आ गया EBIT। EBIT को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब समझ लो बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, COGS में अगर हम क्या ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्या निकल के आएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये देखो कल पढ़ा था, वहां से भी आप रिलेट कर सकते हो।
कल हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, सेल में से COGS माइनस करी होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया होगा। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी करो यहाँ पे और उसमें से माइनस करो सिर्फ कौन से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। न ये न ये, कुछ भी नहीं, केवल ऑपरेटिंग। तो जो निकल के आएगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। बोलो समझ में आ रहा है कैसे है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बताओ, सबसे पहले सेल लिखा, सेल में से क्या माइनस किया, COGS, तो क्या आ गया बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर क्या माइनस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ये छोटे छोटे क्लैरिफिकेशंस हैं, ये करके लिखिए। कंसेप्ट होगा हम लोग का 9। कंसेप्ट 9, when opening and closing balances of any asset or liability is given, then in such case we prefer to take average of these balances. These balances जैसे एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक अगर निकालना हुआ तो हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। अगर हमें एवरेज डेटर निकालना हुआ, एवरेज डेटर निकालना हुआ तो फॉर्मूला होगा ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर हम लोग को निकालना हुआ एवरेज क्रेडिटर तो फॉर्मूला होगा ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। चलो अब देखो इस कंसेप्ट में क्या लिखा हम लोगों ने। पहले हम लोगों ने ट्रेडिंग समझा, फिर PL, फिर बैलेंस शीट, और उसके बाद हम लोगों ने करंट एसेट करंट लायबिलिटी सीखा। फिर आज आपने पढ़ा वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है। अब ये पढ़ रहे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान से सुनना बेटा, जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो तमाम सारी चीज़ों के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होंगे। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो हम प्रेफर करेंगे कि हम उसका एवरेज निकाल के काम करें। अब एवरेज कैसे निकलता है, ए और बी का एवरेज क्या पड़ा था, A+B/2। तो अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो डेटर हो, चाहे वो क्रेडिटर हो,
तो इन सब का बेटा हम लोग एवरेज बैलेंस से काम करेंगे। तो एवरेज निकालोगे कैसे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, स्टॉक है तो स्टॉक, डेटर है तो डेटर, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर, एंड सो ऑन। बोलो समझ में आइए? मतलब जहां डेटर लिखना चाहिए वहां क्या प्रेफर करेंगे? एवरेज डेटर। क्या प्रेफर करोगे? क्यों एवरेज प्रेफर करेंगे? उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है बेटा, बताओ, सेल रोज होती है या कभी कभार? रोज होती है ना, तो उसका एवरेज ले, अच्छा कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, कोई एक बराबर थोड़े ना होती है। तो बेटर होगा अगर उसका हम एवरेज लेके काम करें तो बेटर होगा। तो स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, इनका हम लोग एवरेज बैलेंस लेते हैं। आगे लिखो कंसेप्ट 10। बस एक दो चीजें और लिखनी है फिर इश्यू शुरू हो जाएगा। कंसेप्ट नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ raw material, calculation of stock of raw material from its usage, calculation of stock of raw material from its usage। लिखिए, raw material stock equals to raw material consumed divided by 12 month multiplied by raw material usage in month। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल से इसको समझें, लिखिए, if raw material consumed, if raw material consumed during the year, ये है 13,26,000, रॉ मटेरियल यूसेज 3 मंथ, और हमसे कहा जाए फाइंड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फाइंड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे हो गया? चलो अभी ये जरा देखो बेटा, हम लोग ये सीख रहे हैं, अगर हम लोग को रॉ मटेरियल का कंज्यूम्ड दे रखा है, यूसेज दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कैसे निकालें? निकालें? स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये क्या लिखा है बेटा? ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका मतलब 12 महीने में कंज्यूम किया 13,26,000 का, तो एक महीने में 1,326,000 बाई 12, तो 3 महीने का इनके पास स्टॉक पड़ा रहता है। निकालेंगे, जो निकल के आएगा वो हो जाएगा हम लोगों का रॉ मटेरियल का स्टॉक। समझ आया ना? देखो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक की दो डेफिनेशन है, सुन लो फिर अभी इसको मैं सॉल्व करा रहा हूं। एक तो करेंट ईयर का क्लोजिंग, करेंट ईयर का क्लोजिंग, करेंट ईयर का क्लोजिंग क्या हो जाता है? नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। अब सवाल उठता है क्लोजिंग रखा क्यों जाता है? बेटा क्लोजिंग इसलिए रखा जाता है कि जैसे इनके है ना, मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए, समझ आया ना? मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए, ऐसा ना होने पाए कोई कस्टमर वापस ना जाए, इसके लिए बेटा हम लोग ऐसे करते हैं,
इसके लिए ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है ना रॉ मटेरियल यूसेज 3 मंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपनी की पॉलिसी होती है कि 3 महीने में जितना मटेरियल लगेगा उतना स्टॉक में रखो। 3 महीने के कंजम्पशन भर का कहाँ रखें, स्टॉक में। तो अब हम ऐसे कहेंगे 12 महीने का अगर कंजम्पशन ये है तो 1 महीने का ये होगा, तो 3 महीने का कितना होगा, यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। इसी को देखो ऊपर फॉर्मूला बना दिया है, ये देखो 326 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन 12 12 और इनटू रॉ मटेरियल यूसेज इन मंथ। समझ में? चलिए कैलकुलेट करिए नीचे। लिखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय 12 मंथ रॉ मटेरियल यूसेज, या इसी को बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। तो अगर 3,13,26,000 का मटेरियल लग गया 12 महीने में, तो 3 महीने में कितना आया था बेटा, 3,31,500, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए आगे 2 चीज और लिखेंगे, फिर रेशियो हम लोग शुरू करेंगे। अब अगला है कंसेप्ट नंबर 11। ये कंसेप्ट न लिखो, ऐसे समझते हैं। बताओ जरा, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग? इंटरेस्ट कैसा हुआ, यही बात मैं लिखवाने जा रहा था, अभी कई जगह आएगा, कल भी बताई थी ये बात, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमेशा होगा नॉन ऑपरेटिंग, यही लिखो नीचे। पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, इंटरेस्ट ऑन लोन is a non-operating item. फर्स्ट पॉइंट। मुझे बताओ वर्क्स, चलो पहले इतना लिख लो फिर बताओ, लिख लो इतना सब लोग। अच्छा, अब बेटा कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट की बात अगर हम लोग करें, ये देखो अक्सर ऐसे, कल भी शायद पढ़ाया था मैंने मैन्युफैक्चरिंग में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने पे प्राइम कॉस्ट, ये नाम नहीं बताया था, इसी में ऐड ऐड करोगे फैक्ट्री ओवरहेड तो बन जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फिर से एक बार, क्या ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, फिर क्या आ गया, क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन बढ़ाने पे जो कॉस्ट बढ़ जाए, प्रोडक्शन कम करने पे जो, ठीक है। और बेटा ये फैक्ट्री ओवरहेड इसी में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट। इसके कई नाम होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवर, जब वर्क्स ओवरहेड लिखोगे तो बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट, जब लिखोगे इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो इसी का नाम हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। समझ आए, अलग अलग नाम होते हैं। तो यही मैं बस लिखवाने जा रहा हूं, इसी के नीचे सेकंड पॉइंट बना के लिख लो। सेकंड पॉइंट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ये बनाएगा प्राइम कॉस्ट, ये बनाएगा प्राइम कॉस्ट, और डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड से आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट।
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent, we can assume works cost or factory cost equals to COGS। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम COGS को फैक्ट्री कॉस्ट एज्यूम कर लेंगे। और आगे अभी आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 16, उसमें ये पॉइंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 अभी आगे हम लोग करेंगे, वहां पे बेटा ये पॉइंट आएगा। हो गया? चलो अब शुरू। अब इतना तो बेसिक कंसेप्ट था। रेशियो चैप्टर पढ़ने के लिए ये इतनी जानकारी आपको जरूरी होनी थी, तो ये बता दिया मैंने। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेशियो। तो अब इसके नीचे लिखो जरा कंसेप्ट नंबर 11 लिखो। ये कॉपी हो गया सबका? कंसेप्ट नंबर 11, कंसेप्ट नंबर 11, क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। चलो लिखो बेटा। हम लोग के जो रेशियो हैं, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। रेशियो हम लोग के पास बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला रेवेन्यू रेशियो, दूसरा बैलेंस शीट रेशियो, और अगला होता है मिक्स रेशियो। रेवेन्यू रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो एंड मिक्स रेशियो। सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू रेशियो क्या होता है। रेवेन्यू रेशियो क्या होता है? अब बताओ, रेशियो के लिए एक क्वांटिटी चाहिए या दो? दो चाहिए। तो जब दोनों पीएल से पिक करी हमने, तो उसको बोलोगे रेवेन्यू रेशियो। कहां से पिक करी? पीएल मतलब ट्रेडिंग पीएल, तो क्या हो गया? रेवेन्यू रेशियो। बैलेंस शीट से पिक करी तब, और एक एक पीएल का है, एक बैलेंस शीट का, या एक ट्रेडिंग का एक पीएल का, तब कैसा हो गया? मिक्स रेशियो। ठीक है, लिखो रेवेन्यू रेशियो में लिखिए, when both items of ratio are taken from PL, तो ये हो गया रेवेन्यू रेशियो। अगला लिखो बैलेंस शीट रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो इसमें लिखिए व्हेन बोथ आइटम ऑफ रेशियो आर टेकन फ्रॉम बैलेंस शीट। और आखिरी लिखो मिक्स रेशियो। इसमें लिखिए व्हेन बोथ आइटम्स ऑफ रेशियो are taken from
different sources one from PL, other from बैलेंस शीट। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो इसका एग्जाम्पल हो गया नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो हो गया डेट इक्विटी रेशियो। और इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी आगे पढ़ोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपलोड करा देंगे बेटा, क्लास के बाद। क्लास खत्म हो जाएगी तो अपलोड करवा देंगे इसको ऐप पे। हाँ अब बताओ, रेवेन्यू रेशियो क्या हुआ बेटा जब दोनों आइटम कहाँ की हुई? पीएल। पीएल मींस ट्रेडिंग एंड पीएल, है ना। देखो एक आइटम सेल की है, जीपी रेशियो का फॉर्मूला बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू, अब ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग की आइटम है, सेल भी ट्रेडिंग की आइटम है इसी में, लेकिन मैं अगर ऐसे कर दूं नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो तो क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। तो दोनों ट्रेडिंग पीएल की, मतलब यहाँ पीएल का मतलब ट्रेडिंग पीएल, दोनों पीएल की ही हो गई ना आइटम। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया रेवेन्यू रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, डेट का मतलब कल पढ़ा था लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इक्विटी भी कल पढ़ा था, उन दोनों का रेशियो निकाले तो सब बैलेंस शीट की आइटम हो गई ना। और अगर निकाले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी आगे पढ़ोगे, ये होता है ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये होता है मिक्स रेशियो में आएगा। अच्छा अब आगे यहां लिखिए मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो। रेशियो को कितने तरीके से प्रेजेंट करते हैं? रेशियो को कितने तरीके से प्रेजेंट करते हैं? लिखो, पहला है बेटा प्योर टर्म्स, प्योर टर्म्स। अगला है डेसिमल, उसके बाद है फ्रैक्शन, और फिर है परसेंटेज। परसेंटेज, प्योर टर्म्स, डेसिमल, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, इतने तरीके से आपको रेशियो मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, जरा एक मिनट देखना सामने, ये बताओ मुझे, सब बच्चे बताओ, 1:2, 1/2, 0.5 और 50% में कोई फर्क है? लेकिन सब रेशियो है, इसमें से किसी भी तरीके से आपको रेशियो मिल जाएगा। समझे? उसी के नीचे ऐसे बना लो, 1:2 लिखा है तो प्योर टर्म्स, 0.5 डेसिमल, 1/2 फ्रैक्शन, 50% हो गया परसेंटेज में। किसी भी तरीके से आपको ये मिल जाएगा। आगे लिखेंगे जनरली रेशियो is given in number of times. Generally answer of ratio is given in number of times. कोई भी रेशियो हम लोग जब निकालते हैं तो उसका आंसर हम लोगों के पास नंबर ऑफ टाइम्स में आता है। हो गया?
तो अब बताओ रेशियो कितने टाइप का हुआ? अब जाके अभी तक तो बेसिक चल रहा था, अब चैप्टर शुरू हुआ है। बताओ रेशियो कितने टाइप का हुआ? पहला, अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइज देखें तो पहला कौन सा हो गया? रेवेन्यू रेशियो। उसमें किसकी आइटम आएगी? पीएल की। फिर बैलेंस शीट रेशियो, कौन सी आइटम आएगी? फिर अगला कौन सा बताया मैंने? मिक्स रेशियो। उसमें कौन सा आएगा बेटा? बैलेंस शीट का और पीएल का। ये तो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं। और मैंने बताया 4 तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है। अब लिखो कंसेप्ट नंबर 11। 12। अच्छा, कंसेप्ट नंबर 12। टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो। अभी इससे पहले भी पढ़ा था टाइप्स ही, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट था। अब लिखो पहला, लिक्विडिटी रेशियो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। दूसरा है बेटा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। अगला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और अगला है टर्नओवर रेशियो। लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और आखिरी में लिखा हम लोगों ने टर्नओवर रेशियो। अब ये पढ़ना ही है तो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो कितने टाइप का रेशियो हो बताओ? पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा, तीसरा और चौथा बेटा। अब सुनो इसका मतलब क्या है, देखो मेरी तरफ। लिक्विडिटी रेशियो में अपना हम लोग के एफएम में लिक्विड का मतलब कैश, लिक्विडिटी का मतलब जैसे बताओ कोविड के टाइम पे अचानक से सबके बिजनेस ठप हो गए, तो जिसकी लिक्विडिटी ठीक ठाक थी वो तो थोड़े दिन मैनेज कर ले गया, बाकी बंद हो गए। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि कोई भी कंपनी का अगर उसका इनफ्लो बंद हो जाए तो कितने दिन तक वो अपनी कंपनी को संभाल सकते हैं, उनकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। समझ आए? अच्छा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, इससे ये चेक होता है कि लॉन्ग रन में कंपनी सरवाइव करेगी, सॉल्वेंट रहेगी कि इनसॉल्वेंट हो जाएगी। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी, इससे हम देखते हैं जो कंपनी काम कर रही है उनका मार्जिन कैसा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट ज़्यादा है तो कंपनी सरवाइव करेगी ज़्यादा दिन तक। और यहाँ पे टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो का मतलब यहाँ हम अलग अलग चीज़ों को टर्नओवर से कंपेयर करते हैं। टर्नओवर का मतलब सेल, टर्नओवर का मतलब, लेकिन अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग टर्नओवर। जरा बताओ, जरा बताओ डेटर्स किससे आते हैं? क्रेडिट सेल से। किससे? तो डेटर के लिए टर्नओवर क्या है? क्रेडिट सेल। क्रेडिटर किससे आते हैं? क्रेडिट परचेज से आते हैं ना। तो क्रेडिटर के लिए टर्नओवर क्या है? क्रेडिट परचेज। स्टॉक कैसे आता है? सीओजीएस, वहां से। तो हर चीज के लिए अलग अलग मतलब है, समझ आया ना। तो कुल मिला के इतने टाइप के रेशियो हैं अपने पास। अब इसमें से एक एक हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला हेडिंग लिखो, लिक्विडिटी रेशियो। हाँ कुछ पूछना है बेटा? लिक्विडिटी रेशियो ये होगा कंसेप्ट 13, और इसमें हमारे पास कई सारे लिक्विडिटी रेशियो हैं। लिखो पहला, पहला है इसकी कवरेज है करेंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। अगला है क्विक रेशियो
या इसी का नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। अगला है कैश रेशियो, और अगला है बेटा बेसिक डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। बेसिक डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। अच्छा सब बच्चे बताओ, किसी कंपनी के पास लिक्विडिटी ज्यादा हो तो अच्छा है कि कम हो तब अच्छा है? बोलिए, ज्यादा हो तब अच्छा है या कम हो तब अच्छा है? ज्यादा हो। तो इसका रूल है हायर द बेटर। क्या रूल है? ये सब रेशियो जितने ज्यादा हो कंपनी के लिए उतना बढ़िया है। लिखो यहीं पे, जहां भी जगह हो लिख लो रूल, हायर द बेटर। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। डन बेटा? हायर द बेटर। चलो अब एक एक करके पढ़ाता हूँ। कल बताया था, याद करो करंट रेशियो का फॉर्मूला, फटाफट बताओ। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। ठीक है, ये देखो क्विक लायबिलिटी, क्विक एसेट क्या था? जिसको हम 3 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या है? और जिस लायबिलिटी को 3 महीने में पे करना पड़ेगा वो क्या हो गया? क्विक लायबिलिटी। लेकिन अब आजकल एक बार और बता दो फॉर्मूला, बताओ करंट रेशियो का। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। पहले बेटा ये फॉर्मूला होता था, अब आजकल मॉडिफाई करके इसको भी कर दिया है करंट लायबिलिटी। समझे? तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है। करंट लायबिलिटी, एसेट्स चेंज होंगे। पहले क्विक लायबिलिटी फॉर्मूला हुआ करता था, लिखो जरा। करंट रेशियो करंट रेशियो हो गया करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स को न्यूमरेटर लिखिए, करंट लायबिलिटी को डिनोमिनेटर, जो निकल के आएगा दैट इज योर करंट रेशियो। अगला क्विक रेशियो। अच्छा, करंट एसेट हम पहले पढ़ चुके हैं कल वाली क्लास में, लायबिलिटी भी कर चुके हैं। क्विक रेशियो फॉर्मूला है क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट क्या होता है? क्विक एसेट क्या होता है? देखिए सामने, सब लोग देखो। कहते हैं करंट एसेट में से स्टॉक माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो। प्रीपेड एक्सपेंस, तो जो बचता है उसी को बोलते हैं क्विक एसेट। बताओ बेटा क्विक एसेट कैसे निकालोगे? करंट एसेट में से क्या क्या माइनस करोगे? स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आ गया क्विक एसेट, और डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा करंट लायबिलिटी। डिनोमिनेटर में रहेगा करंट लायबिलिटी। आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो मेरी तरफ। देखो बेटा, हमने क्या किया? करंट एसेट में से माइनस किया स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। जरा इसका लॉजिक समझते हैं, बताओ। किसी की दुकान में जो सामान पड़ा है बेटा, कुछ श्योर नहीं होता कि बिक ही जाएगा। कंटिजेंसी होती है कि नहीं? कभी कभी आउटडेटेड हो गया, कभी। तो कहते हैं करंट एसेट में से स्टॉक को माइनस करा देते हैं। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस, कौन सा?
अब प्रीपेड एक्सपेंस क्यों माइनस होता है, जरा आप ही बताओ। अगर कभी ऐसे हो जाए किसी को पेमेंट कर रहे हो, ज्यादा पेमेंट हो गई, ज्यादा पेमेंट हो गई, तो रिफंड नहीं आता, बहुत समय लगता है, आ जाए तो बहुत मुश्किल से आता है, होता है ऐसा कि नहीं होता? समझ आया ना? तो ये इसलिए इसको यहाँ से माइनस कर दिया जाता है कि आप अगर किसी की प्री पेमेंट कर दिया, आपने कोई काम करवा रहे हो, किसी को पहले ही पेमेंट कर दी, तो काम ही नहीं शुरू होगा, है ना? नहीं भी करेगा तो आपके पैसे नहीं रिफंड करेगा, फिर वो पैसे कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं, समझ आए? तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। अब बताओ फिर से, करंट रेशियो में क्या क्या आएगा? करंट एसेट अपॉन क्विक रेशियो में क्या क्या आएगा? क्विक एसेट क्या होता है? करंट एसेट में से माइनस कर दें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है? चलो, दो रेशियो और करेंगे, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे। लिखिए जरा, कैश रेशियो, कैश रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है बेटा कैश रिजर्वर डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी यहां पे कैश रिजर्वर का मतलब होता है कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एक और लिखो, फिर चारों एक साथ समझाता हूं, एक क्वेश्चन करेंगे। लिखिए, इसका नाम है अगले वाले का बेसिक बेसिक डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। बेसिक डिफेंसिव इंटरवल रेशियो लिखिए बेटा। इसका फॉर्मूला है कैश रिजर्वर डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टेड एवरेज डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कैश रिजर्वर डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टेड एवरेज डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलो देखो, अब जरा चारों एक साथ समझो, सब लोग देखिए। चार रेशियो आपने पढ़ा है, स्क्रीन पे देखो बेटा। चार रेशियो आपने पढ़ा। पहला आपने पढ़ा करंट रेशियो। देखो बेटा, हम ये देखते हैं, स्क्रीन पे देखना,
करंट रेशियो में हम ये देखते हैं कि कंपनी के करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रेशियो क्या है। मतलब इसमें ये देखा जाता है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि कंपनी 12 महीने में कैसे सरवाइव करेगी। ध्यान से देखना। फिर क्विक रेशियो में देखते हैं कंपनी 3 महीने में कैसे सरवाइव करेगी। यहाँ किसकी कंपैरिजन हो रही है? क्विक एसेट की ना। करंट एसेट कैश में कन्वर्ट होगा कितने दिन में? 12 महीने में। क्विक एसेट, ठीक है। फिर ये देखो कैश रेशियो में देखते हैं इमीडिएट कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ है आज और अभी। समझ आ रही बात? फिर से बताओ, करंट रेशियो कितने दिन के लिए ऑब्जर्व करता है? 12 महीने के लिए। क्विक रेशियो और कैश रेशियो कहते हैं आज के आज अभी। जैसे लॉकडाउन लग गया था कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ जाए तो कंपनी कितने दिन अपना खर्चा चला लेगी या अपनी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी को पे करने भर का इनके पास पैसा है कि नहीं है। समझ आए? तो ये हुआ कैश रेशियो। और आखिरी में बेटा बेसिक डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। अब ये क्या है समझाता हूं। देखो, तो करंट रेशियो आपने पढ़ा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका मतलब हमारे पास जितनी लायबिलिटी हैं, क्या हमारे एसेट्स उनको पे ऑफ करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं? ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो करंट लायबिलिटी हैं, क्या हम उनको क्विक एसेट से पे करने की क्षमता रखते हैं? कि अगर आज हमें जरूरत पड़ गई तो हम अपने क्विक एसेट से उनकी पेमेंट कर पाएंगे या नहीं? कैश रेशियो का मतलब हो गया बेटा। अब देखो, क्विक एसेट का क्या मतलब था? जिसको 3 महीने में कैश में कन्वर्ट करोगे, लेकिन टाइम तो लगेगा। अब इमीडिएट अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए तो कंपनी चल पाएगी कि नहीं? तो उसको बोलते हैं कैश रिसीवर। जैसे मान लो हमारे जो करंट लायबिलिटी क्रेडिटर वगैरह हैं तुरंत पैसे मांग लें, आज के आज क्लियर करो मेरा। तो हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है? तो पैसे कहाँ से दोगे? जो आपके पास कैश इन हैंड होगा वो यूज करोगे? बोलो। जो बैंक में पड़ा होगा उसको लोगे? अगर जरूरत पड़ी तो कोई सिक्योरिटी बिक सकती है शॉर्ट टर्म नेचर की, तो बेच के तुरंत अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, पे कर देंगे। तो यहां से ये चेक होता है कि इमीडिएट अगर पेमेंट करनी पड़ जाए तो हमारे पास पेमेंट करने की क्षमता है या नहीं है। बोलो पहले शुरुआत के 3 रेशियो क्लियर हुआ सबको? चौथा देखो, चौथा इधर देखिए सामने। जरा बताओ बेटा, जैसे मान लो किसी कंपनी का एक दिन का खर्चा 1000 रुपए का था, किसी कंपनी का एक दिन का खर्चा 1000 का है, उनके पास 10,000 पड़ा है और लॉकडाउन लग गया। अब बताओ कंपनी कितने दिन चल पाएगी? 10 दिन। यही है बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। आपके पास कितना कैश पड़ा है और एक दिन का आपका खर्चा कितना है। अगर आज आपकी इनकम 0 हो जाए, ना मिले पैसे आपको, तो जो आपके पास पैसे पड़े हैं वो कितने दिन तक आपको सरवाइव करा ले जाएंगे? समझ आए? इसको बोलते हैं बेसिक डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। बोलो क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन में जरा ये सब निकाल के दिखाओ मुझे। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल। लिखिए एग्जाम्पल में फाइंड करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। लिखिए, हमें एक कंपनी की बैलेंस शीट दी है। इक्विटी 5 लाख का, रिजर्व 1 लाख का, फिक्स्ड एसेट 12,30,000 के, करंट एसेट्स में हम लोग को दे रखा है पहला स्टॉक 2,70,000 का, डेटर 225 का, कैश दे रखा है 75,000 का,
और यहाँ पे डिवेंचर भी हैं लाइबिलिटी साइड में 9 लाख के, और हमारे पास करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर है 2,50,000 का, और बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000 का। 18 लाख की बैलेंस शीट आपकी मैच हो रही है। तीनों रेशियो खुद से निकाल लोगे कि नहीं? तो मैं क्वेश्चन यही फ्रीज कर रहा हूँ, मैं भी लगा रहा हूँ, आप भी लगाइए, फिर आंसर मैच करेंगे। इस चैप्टर में जब भी आता है तो क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको। हो गया? कितना आया करंट रेशियो? 1.9। क्विक चेक कर लो। 1.9 आया करंट रेशियो।
हो गया करंट रेशियो। क्विक रेशियो देखो, और उसके बाद कैश रेशियो 0.25 आ रहा है। ठीक है, सबका हो गया। प्रीपेड है नहीं, तो प्रीपेड कितना हो गया, 0। स्टॉक हमारे पास था, करंट एसेट टोटल 570 के हो गए, करंट एसेट ये था ना, इन्हीं का टोटल करंट एसेट, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 5,70,000 आ रहा है। तो ऐसे हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। करंट रेशियो हम लोग का होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो उसमें करंट एसेट में स्टॉक आ गया, डेटर आ गया और कैश आ गया, अपॉन करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी होता है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होता है कि नहीं। और क्विक एसेट अगर देखा जाएगा तो आप बताओ, क्विक एसेट में क्या था, करंट एसेट में से स्टॉक और क्या माइनस करना था, प्रीपेड, तो वो हटा देंगे, तो ये तो 3 ही लाख का बचा ना, तो ये हो गया क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। और ऐसे ही कैश रिजर्व रेशियो, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम लोगों का कैश करंट लायबिलिटी में आता है बेटा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। सबका हो गया, चलिए लिखिए आगे। अगला कंसेप्ट होगा हम लोगों का, लिखिए कंसेप्ट नंबर 14। कंसेप्ट नंबर 14, इसका नाम है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो, लिखिए कवरेज। इसमें बेटा हम लोग को करना है पहला, पहला करना है कैपिटल टर्नओवर रेशियो, पहला करना है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अगला है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अगला है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। करेंट एसेट
टर्नओवर रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सारे आंसर नंबर ऑफ टाइम्स में ही लिखना है बेटा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में हमारे पास तीन अलग अलग रेशियोज आते हैं बेटा। पहला डेटर या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। हाँ बेटा, हाँ ये वर्किंग कैपिटल के तीन टाइप हैं। स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और अगला है क्रेडिटर या पेएबल टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। इसका भी रूल है बेटा, हायर द बेटर। इसका भी रूल है हायर हायर द बेटर। अच्छा अब बताओ, इसमें स्टॉक डेटर और क्रेडिटर आ गया। आज की क्लास शुरू करते ही बताया था स्टॉक डेटर और क्रेडिटर के हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। तो क्या लोगे, ओपनिंग या क्लोजिंग या एवरेज? एवरेज से काम करना है, ठीक है। चलो अब एक एक इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कॉपी हो गया इतना? लिखो हेडिंग, कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है बेटा सेल्स और COGS अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल्स और COGS अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा अब इधर देखिए मेरी तरफ, सब लोग सामने देखो बेटा। देखो कौन सा रेशियो पढ़ रहे हो जरा बता दो एक बार। कौन सा रेशियो? ओवरऑल टर्नओवर। तो इस पूरे रेशियो में न्यूमरेटर होगा टर्नओवर। न्यूमरेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर में कुछ भी होगा, जो रेशियो चलेगा वही। जैसे कैपिटल टर्नओवर का न्यूमरेटर क्या रहेगा? टर्नओवर। न्यूमरेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर में कैपिटल। दूसरा वाला कौन सा है? टोटल एसेट टर्नओवर। तो न्यूमरेटर में क्या होगा? डिनोमिनेटर में एसेट। तीसरा कौन सा है? फिक्स एसेट टर्नओवर। न्यूमरेटर में क्या होगा? डिनोमिनेटर में। समझ आया? फिर आगे करंट एसेट टर्नओवर। न्यूमरेटर में टर्नओवर का मतलब सेल या COGS, जो सवाल में होगा। समझ आए? अच्छा ऐसे आखिरी में जब आ जाओगे तो अभी मैंने आज पढ़ाया था डेटर के लिए टर्नओवर का मतलब क्या है? क्रेडिट सेल। डेटर किस वजह से होते हैं? क्रेडिट सेल। क्रेडिटर किस वजह से होते हैं? क्रेडिट परचेज। तो इसके लिए टर्नओवर का मतलब क्या है? क्रेडिट परचेज। इसके लिए मतलब क्या है? क्रेडिट सेल। इसके लिए मतलब क्या है? COGS। इस पूरे फॉर्मूले को याद करने का तरीका है, न्यूमरेटर में हमेशा क्या आएगा? टर्नओवर। तो ये देखो,
पहले यहाँ लिखा, अब दूसरा लिखो जरा। अगला आपने लिखा है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इसमें लिखिए, बताओ क्या फॉर्मूला होगा। न्यूमरेटर में सेल्स या सीओजीएस, डिनोमिनेटर में टोटल एसेट लिख डालो। सेल्स और सीओजीएस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अगला लिखिए, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, इसमें लिखिए, फॉर्मूला बताओ बेटा। सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट ना, सेल्स स्लैश सीओजीएस डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो ये हो जाएगा सेल्स और सीओजीएस अपॉन करंट एसेट कौन सा बचा, वर्किंग कैपिटल। इसको बेटा अभी आगे पढ़ोगे, वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं है अभी। इसको अभी आगे किसी दूसरे कंसेप्ट में आएगा। फॉर्मूला तो जान ही रहे हो। बताओ डेटर टर्नओवर का क्या फॉर्मूला होगा। डेटर, ठीक है। ऐसे स्टॉक का सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। अरे ये सब इनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, तो क्या यूज होगा, एवरेज। ये भी आगे आएंगे किसी दूसरे रेशियो में, ठीक है। आगे लिखिए, डेटर होता है क्रेडिट सेल की वजह से, क्रेडिटर आता है क्रेडिट परचेज की वजह से। तो डेटर जितनी परचेज करोगे उतने का क्रेडिटर होगा। तो क्रेडिटर के लिए टर्नओवर क्या हो गया, क्रेडिट परचेज। डेटर के लिए हो गया क्रेडिट सेल, एंड सो ऑन। अगला लिखिए अब जरा, कंसेप्ट नंबर होगा 15। इसका नाम है बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो ये इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि लगभग हर क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ इसका। चलो लिखिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है। कवरेज, पहला है डेट इक्विटी रेशियो, अगला है डेट रेशियो और
डेट टू टोटल कैपिटल रेशियो। अगला लिखिए इक्विटी रेशियो और इक्विटी टू टोटल कैपिटल रेशियो। अगला लिखिए डेट टू टोटल एसेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। और आखिरी में कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो। पहला आद, अच्छा चलो ये हो गया बेटा। इसी के नीचे लिखिए यहाँ का डिसीजन रूल क्या है। डिसीजन रूल, चलो अब एक चीज खुद से सोच के बताओ, फिर मैं आगे बताता हूँ। जरा बताओ, बिजनेस दो जगह के पैसों से चलता है बेटा, खुद के पैसे से, बाहर के पैसे से। खुद के पैसे को क्या पढ़ा था बचपन में? कैपिटल। बाहर वाला लाइबिलिटी या डेट है ना, अब यहाँ पे डेट बोला जाता है। अब बताओ, अपने कॉमन सेंस से बताओ, अपना पैसा ज्यादा लगा हो बिजनेस में तब बिजनेस ज्यादा सेफ है, या बाहर का पैसा ज्यादा लगा हो तब सेफ है? नहीं बेटा, जब अपना लगेगा तब ज्यादा सेफ है, सेफ की बात कर रहा हूँ। बाहर वाले पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, अपने पैसे पे कौन सा डिविडेंड इंटरेस्ट देना है? समझ आए? तो ये देखो, इसका नाम ही है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कैपिटल के स्ट्रक्चर में रेशियोज कैसे हो? तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो का एक ही थंब रूल है, क्या? जितना ज्यादा इक्विटी हो उतना सेफ बिजनेस है। क्या बोला मैंने? इक्विटी का कंपोनेंट जितना ज्यादा है बिजनेस के लिए उतना ज्यादा सेफ है। समझ आए? जैसे बेटा अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने, पतंजलि वालों ने शेयर इशू करना शुरू किया। नहीं तो अभी तक क्या था, लोन ले लेके काम कर लेते थे, शेयर नहीं इशू करते थे, या मैक्सिमम अपने पैसे लगाते थे। तो तो क्या मैं कह रहा हूँ, ये रेशियो क्या कहता है जितना ज्यादा इक्विटी का इन्वॉल्वमेंट होगा बिजनेस उतना सेफ है। जितना ज्यादा लोन होगा बिजनेस उतना ज्यादा अनसेफ है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा ना लोन पे। ठीक है, लिखो यहाँ पे डिसीजन रूल है, द ग्रेटर द proportion of equity fund the greater the degree of financial strength। जितना ज्यादा इक्विटी का प्रपोर्शन होगा उतनी अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाएगी कंपनी की। चलो अब बताओ, आप सबने पढ़ा भी है कई बार, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? डेट इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा? डेट अपॉन इक्विटी। तो इसमें एक दो पॉइंट और लिखो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। लिखिए, लिखो डेट हियर, debt means long term debt or total debt।
equity here means equity shareholders fund or shareholders fund choice of debt and equity will depend upon framing the question, framing of question. Framing of the question. हो गया? अच्छा, अब इधर देखो 2 मिनट बेटा, यहीं पे ध्यान देना है, यहीं पे गड़बड़ होता है। देखो, डेट का मतलब मैंने कहा लॉन्ग टर्म डेट है या टोटल डेट है, तो अगर हम टोटल कह रहे हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म भी तो आ गया, ठीक है। तो कभी आप क्वेश्चन लगाओगे तो लॉन्ग टर्म होगा, कभी अभी जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन देख के कैसे आप पता लगाओगे कि कहाँ लॉन्ग टर्म लगेगा कहाँ शॉर्ट टर्म। तो यहाँ लिख दिया ना, क्या होगा वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे डिपेंड करेगा। जैसे देखो, इक्विटी का भी मतलब मैंने क्या लिखवाया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड, सब कुछ डिपेंड करेगा क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे, कैसा क्वेश्चन बनाया गया। अभी जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो बताऊंगा कहाँ पे कौन सी चीज लेनी है। अब आगे बढ़िए, लिखो इसमें पहला रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। लिखिए डेट इक्विटी रेशियो। वही जो फॉर्मूला आपने बनाया था, क्या फॉर्मूला लगाया था अभी, ये हो जाएगा डेट अपॉन इक्विटी। अच्छा बताओ, जितना ज़्यादा इक्विटी होगा उतना ज़्यादा ये हम लोग के लिए बढ़िया है, कोई सा भी रेशियो। अच्छा, उसमें लॉ में और चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1। तो आइडियल क्या है इसका, 2:1। ऐसे करंट रेशियो का भी कितना था, 2:1। लेकिन यहाँ पे आइडियल से मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने कहीं लिखवाया भी नहीं, आपको बताया भी नहीं। आगे लिखो, अगला है कौन सा है, डेट टू टोटल कैपिटल रेशियो। अरे नहीं, सोल प्रोप्राइटर का जो कैपिटल है वही तो इक्विटी है, कैपिटल हो जाएगा, इक्विटी का मतलब चेंज हो जाएगा, रेशियो यही रहेगा। आगे लिखो, डेट रेशियो और डेट टू टोटल कैपिटल रेशियो। हम निकालने जा रहे हैं डेट टू टोटल कैपिटल रेशियो। अब देखो बेटा, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, आप लर्न कैसे करोगे, तो लर्न आपको ऐसे करना है। बताओ जरा, अभी जो रेशियो पढ़ रहे हो उसका फॉर्मूला क्या, उसका नाम क्या है, डेट टू टोटल कैपिटल रेशियो, यही ना। तो ये देखो, टू का मतलब हो गया अपॉन, टू से जो पहले लिखा है वो न्यूमरेटर, टू के जो बाद लिखा है वो डिनोमिनेटर। समझ आए? ऐसे सारे फॉर्मूले बनता है, एक्सेप्ट इक्का दुक्का होंगे जिसमें ये कंसेप्ट नहीं लगता, तो बाकी सब में ऐसे ही करना है। तो अब न्यूमरेटर में लिखो डेट, डिनोमिनेटर में लिखो टोटल
कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अगला लिखो, इक्विटी रेशियो और इक्विटी टू टोटल कैपिटल रेशियो। चलो फॉर्मूला बताओ इसका क्या होगा। इक्विटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कौन सा बचा, बताओ फॉर्मूला, फटाफट लिखो। डेट टू टोटल एसेट रेशियो फॉर्मूला होगा डेट अपॉन टोटल एसेट। डेट अपॉन टोटल एसेट। चलो अगला बेटा, प्रोपराइटरी लिखो। प्रोपराइटरी रेशियो जरा बताओ, कंपनी का प्रोपराइटर कौन है, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर का पैसा न्यूमरेटर में आएगा, टोटल एसेट डिनोमिनेटर में आएगा। लिखिए, शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, और आखिरी में कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो बेटा इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है, कमिटेड फंड अपॉन नॉन कमिटेड फंड। क्या बोला मैंने। अब बताओ किस किस पैसे पे कमिटमेंट होती है। लोन पे कमिटमेंट होती है, इंटरेस्ट देंगे। डिवेंचर पे होती है, इंटरेस्ट देंगे। प्रेफरेंस वाले पे होता है, डिविडेंड देंगे। तो ये सब लिख दो न्यूमरेटर में, ये हो गए कमिटेड फंड। और नॉन कमिटेड इक्विटी वाला होता है, उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, लिखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस, अब डिवेंचर में ही बॉन्ड या इसी में लिखना चाहो तो लिख दो डिवेंचर और बॉन्ड्स। और अगला हो गया लॉन्ग टर्म लोन, अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। लिख देना, ट्रिक लर्न करने की ट्रिक है, कमिटेड फंड डिवाइडेड बाय नॉन कमिटेड फंड।
कमिटेड फंड अपॉन नॉन कमिटेड फंड। चलो अब आज यहीं तक करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास से इसके क्वेश्चन करेंगे, सारा रिवाइज करके आना। अब एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं वो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछने लगते हैं, तो इसलिए अभी तक क्वेश्चन नहीं कर पाए हम लोग।